सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो आंसर होगा 23। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 की, जिसको जारी किया हेनरिच फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने मिलकर के। ये इंडेक्स क्या बताता है कि कौन सा देश इस तरह से ट्रेड यानी कि व्यापार कर रहा है जिससे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं हो रहा। तो इन बातों को ध्यान में रख करके ये देशों की रैंकिंग करता है। तो इसमें अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहले स्थान पे यूके है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। भारत को 23वें स्थान पर रखा है। टोटल 30 देशों की ये सूची है। 30 में से भारत 23वें स्थान पर है। पिछले साल भी 2024 में भी भारत 23वें स्थान पर ही था। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स की हमने यहाँ पे बात करी है। और आपको याद होगा कल भी हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में बात करी थी, वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक है 102। और कल मैंने आपको 2025 के जनवरी से लेके अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रहे 24-25 इंडेक्स मैंने आपको रिवाइज करवाए थे। तो आज फिर से मैं आपको वो चीज़ रिपीट नहीं करता हूँ, उसकी जगह अभी स्वच्छ सर्वेक्षण जो सूचकांक आया था वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 नवा एडिशन था, याद रखना। थीम थी रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। और इस बार एक नई कैटेगरी भी ऐड की गई थी, सुपर स्वच्छ लीग। और इस कैटेगरी में उन 15 शहरों को शामिल किया गया था जो पिछले 3 साल से टॉप 3 में 2 बार आए हों। तो सबसे पहले उसी की बात करेंगे, सुपर स्वच्छ लीग की। इसमें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को रैंकिंग दी गई। पहले स्थान पे इंदौर है, फिर सूरत और फिर नवी मुंबई को रखा। और 3 से लेकर 10 लाख आबादी में अगर रैंकिंग में बात करेंगे तो पहले स्थान पर नोएडा, दूसरे पे चंडीगढ़ और तीसरे पे मैसूर है कर्नाटक का, ठीक है। तो यह है स्वच्छ सुपर लीग। 10 लाख से ज़्यादा आबादी में भी हमने देख लिया, 3 से लेकर 10 लाख वाली आबादी में भी हमने देख लिया। स्वच्छता रैंकिंग 2024-25 की बात करें, अब नॉर्मल जो रैंकिंग आती है हमेशा वो हम बात कर रहे हैं। इस बार जो नई कैटेगरी थी वो हमने अभी देखा। तो स्वच्छता रैंकिंग सिंपल वाली में बात करते हैं, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर अहमदाबाद है, फिर भोपाल है, फिर लखनऊ है। याद रखना अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर कौन सा है, प्रयागराज है। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर, ठीक है। तो इस बार का ये था स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 नवा एडिशन, हमने रिवाइज कर लिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। तो आंसर होगा इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति अभ्यास की हम बात कर रहे हैं जो कि एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है, नौसैन्य अभ्यास है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, अभी 14 अक्टूबर को शुरू हुआ था और कल यानी कि 17 अक्टूबर को ये समाप्त भी हो गया है। कहाँ पर हुआ था? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इस बार ये 5वां एडिशन था इसका और इसमें भारत की तरफ से INS कवरत्ती ने हिस्सा लिया था। इन दोनों के बीच ये अभ्यास 2018 में ही शुरू हुआ था। नाम है समुद्र शक्ति अभ्यास, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अब पहले इंडोनेशिया में आपको लेकर के चलता हूँ। तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल जकार्ता हो गई है और इसकी नई कैपिटल होगी नुसंतारा, बोर्नियो द्वीप पे। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में ही है। करेंसी इंडोनेशियन रुपया हो गई। प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। उसके अलावा सुमात्रा द्वीप यहाँ पे मिलेगा, जावा द्वीप मिलेगा, बोर्नियो द्वीप आपको यहाँ मिल जाएगा। कुछ और प्रश्न देखें तो हम इंडोनेशिया के साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, एक तो समुद्र शक्ति करते हैं और एक गरुड़ शक्ति करते हैं। इंडोनेशिया में आपको कौन कौन से ज्वालामुखी मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे जो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं? माउंट मेरापी हो गया, माउंट सिमेरू हो गया, माउंट क्राकातोआ हो गया, माउंट इबू हो गया, माउंट लेवोटोबिल लाकी लाकी ज्वालामुखी यहाँ पर है, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी यहाँ पर है। और याद रखना साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश को लॉन्च किया था इंडोनेशिया ने। और अभी हमारे रिपब्लिक डे पर जो चीफ गेस्ट थे वो यही के प्रेसिडेंट थे, प्रबोवो सुबियांतो। और ब्रिक्स का 10वां मेंबर इंडोनेशिया बना था। 10वां वर्ल्ड वाटर समिट 2024 हुआ था बाली, इंडोनेशिया में। और फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया देश ये भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के महाकुंभभिषेकम कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसके अलावा एक कोमोडो एक्सरसाइज हुआ था जो कि बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी हिस्सा लिया था। और इसका आयोजन इंडोनेशिया ने किया था, इंडोनेशिया में ही। और अभी चौथा बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 जो चीन में हुआ था उसको इंडोनेशिया ने जीता था चाइना को हरा के।
और इंडोनेशिया ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य भी होगा। ये तो हमने इंडोनेशिया की बात कर ली, लेकिन हम मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, तो 2025 के सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो एक सबसे पहले हमने पढ़ा था डेविल स्ट्राइक के बारे में, भारतीय सेना और वायुसेना के बीच होता है। ला पेरोस अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुपक्षीय मतलब मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जिसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। भारत ने भी हिस्सा लिया, और भारत की तरफ से जिस जहाज ने हिस्सा लिया होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका आयोजन फ्रांस ने किया था, मलक्का, सुंडा, लोम्बिक, जलडमरू मध्य ने। एक्वेरियन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रॉपिक्स अभ्यास भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच में हुआ, हिंद महासागर में। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास हमने देख लिया, अभी इंडोनेशिया ने आयोजन किया था, बाली इंडोनेशिया में। सागर कवच इंडियन कोस्ट गार्ड ने आयोजन किया था, पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच में हुआ था, बेटे द्वारका, गुजरात में। सी ड्रैगन अभ्यास, इसका आयोजन अमेरिका ने किया था, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, गुआम तट पर। डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था, जोधपुर, राजस्थान में। खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच में हुआ, बिश्केक, किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, अरब सागर में। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में। धर्मागार्जन अभ्यास भारत जापान के बीच में हुआ, जापान में। अकीमे अभ्यास पहली बार हुआ था। नेवल एक्सरसाइज भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में, हिंद महासागर में, भारत और तंजानिया ने मिलकर के आयोजन किया था। प्रचंड प्रहार अभ्यास तीनों सेनाओं के बीच में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा अभ्यास, इंदिरा अभ्यास आपको पता है भारत और रशिया के बीच में हुआ था, लेकिन ये नेवल वाला पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नौसैन्य अभ्यास चेन्नई तट पर और बंगाल की खाड़ी में हुआ था, क्योंकि आगे हम देखेंगे। अभी जो इंदिरा एक अभ्यास है आर्मी वाला, थल सेना अभ्यास हुआ तो भारत और रशिया के बीच में ये, लेकिन ये भी राजस्थान में हुआ था, आर्मी वाला, दोनों याद रखना। और इनक्यूस अभ्यास, इसका आयोजन ग्रीस ने किया था, ग्रीस में ही। टाइगर ट्रैम्प अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। डस्टलिक अभ्यास इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, पुणे में। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास यूएई ने आयोजित किया, यूएई में। तालिस्मैन साबर अभ्यास ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन किया, इसका ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी में। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है, भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया ने आयोजन किया, इसका उलन बटोर में। और भारत और मंगोलिया के बीच में भी हुआ था नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास, उलन बतौर, मंगोलिया में। टाइगर क्लो अभ्यास, जो कि एक तरह का एयर एक्सरसाइज है, पहली बार हुआ इंडिया और अमेरिका के बीच में, उत्तर भारत में। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, फ्रांस के ला कैवलरी में। उसके अलावा जामाता अभ्यास भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ, चेन्नई में। सिम्बेक्स अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच में हुआ, सिंगापुर में। जैपड एक्सरसाइज, इसका आयोजन रशिया ने किया था, रशिया और बेलारूस में। स्लाइनेक्स अभ्यास श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ, कोलंबो, श्रीलंका में। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज इजिप्ट ने आयोजन किया, इजिप्ट में। और अभी युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, अलास्का, अमेरिका में। इंदिरा अभ्यास ये आ गया आर्मी वाला, भारत और रशिया के बीच में हुआ था, अभी राजस्थान के बीकानेर में। और ये कुछ एक साथ मैंने लिख दिए जो आयोजन जिनका भारतीय सेना ने किया था, जैसे कि ड्रोन प्रहार अरुणाचल प्रदेश में, दिव्य शक्ति सिक्किम में, अचूक प्रहार अरुणाचल प्रदेश में, युद्ध कौशल 3.0 अरुणाचल प्रदेश में, समन्वय शक्ति असम और मणिपुर, शिवम प्रहार अरुणाचल प्रदेश, अमुक फ्यूरी राजस्थान के थार रेगिस्तान में। इसके अलावा 2-3 अभी हमने और पढ़े थे। एक तो कोंकण अभ्यास पढ़ा था, भारत और यूके के बीच में हुआ था। और ऑस्ट्रा हिंड अभ्यास हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। और एक अभी हमने पहली बार साउथ कोरिया के साथ एक एक्सरसाइज किया था, जिसका नाम है INROKN, जो कि एक तरह का नेवल एक्सरसाइज था। कहाँ पे? साउथ कोरिया के बुसान नौसैन्य बंदरगाह पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2025 के सारे एक्सरसाइजेज रिवाइज करवा दिए हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा LIC ने। तो अभी LIC ने 2 नई बीमा योजनाओं को शुरू किया है, एक का नाम है जन सुरक्षा योजना और दूसरी है बीमा लक्ष्मी योजना। और इन दोनों योजनाओं की खास बात यह है कि इन दोनों योजनाओं में बाजार का, यानी कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है। देखो, पहली योजना थी LIC जन सुरक्षा योजना। इसे खासकर कम आय वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। इसमें प्रीमियम जो है उसको भी कम रखा गया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अपनी जिंदगी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए।
इसमें पॉलिसी का जो टाइम पीरियड होगा, अवधि होगी, वो 12 से लेके 20 साल तक की होगी। प्रीमियम भुगतान की बात करें तो जो पॉलिसी अवधि आप रखोगे उससे 5 साल कम कर दो, इतनी आपकी प्रीमियम भुगतान करना होगा इतने समय के लिए। जैसे कि 20 साल का आपने टाइम पीरियड चुना पॉलिसी का, तो आपको जो पॉलिसी प्रीमियम का जो भुगतान करना होगा उसमें 5 साल कम कर दो, तो 15 साल तक आपको प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा 3 साल के प्रीमियम भुगतान के बाद ऑटो कवर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, और यहाँ पे न्यूनतम बीमा राशि 1 लाख रुपए से मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक आप करा सकते हो। उसके अलावा दूसरी योजना LIC बीमा लक्ष्मी योजना है, और ये खासकर महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें जीवन बीमा के साथ साथ मनी बैक विकल्प भी उपलब्ध है, और इसमें जो पॉलिसी का जो टाइम पीरियड अवधि है वो 25 साल रखा है, और प्रीमियम की जो अवधि है वो 15 से लेकर 20 साल के बीच में आप चुन सकते हो। और इसमें न्यूनतम जो बीमा राशि है वो 2 लाख रुपए तय की गई है, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। और महिलाओं के लिए इसमें एक एक्सक्लूसिव क्रिटिकल इलनेस राइडर का भी विकल्प है, जो कैंसर, सर्जरी और गर्भावस्था संबंधित जटिलताओं को कवर करता है। इसके अलावा इस योजना में भी 3 साल के बाद ऑटो कवर की सुविधा मिलेगी। तो इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, वो मैंने आपको समझा दिया। सिंपल से याद रखना, LIC ने अभी 2 नई बीमा योजनाएं शुरू की है। एक है जन सुरक्षा योजना और दूसरी है बीमा लक्ष्मी योजना। LIC जिसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1956, मुंबई में मुख्यालय है, और अभी इसके नए MD CEO बने थे R दुर्रेस्वामी। इससे पहले LIC ने जीवन समर्थ पहल शुरू की थी, बीमा सखी योजना शुरू की थी पानीपत हरियाणा से, और वन मैन ऑफिस नाम से एक ऑनलाइन सेवा भी शुरू की थी। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना को। तो अभी ICC 2025 माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है। तो इसमें पुरुषों में यानी कि ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया अभिषेक शर्मा को, और महिलाओं में यानी कि ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है स्मृति मंधाना को। दोनों भारतीय हैं, दोनों के नाम ध्यान में रखना। और ICC की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई UAE। CEO अभी इसके भारतीय बने थे संजोग गुप्ता, इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। चेयरमैन जयशाह है सही। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला बनी थी डायना एडुलजी, और दूसरी भारतीय महिला नीतू डेविड। उसके अलावा ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः बनाया गया था सौरव गांगुली को, और महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। वे सम्मान पाने वाले 11वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी बने थे। ठीक है, तो ये स्टैटिक भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विवेक मेनन को। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ विवेक मेनन को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के प्रजाति संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, और ये पहली बार है जब कोई एशियाई व्यक्ति इस पद को संभाल रहा हो। मतलब ये पहले भारतीय नहीं है इस पद को संभालने वाले, बल्कि पहले एशियाई व्यक्ति हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। और IUCN का ये जो प्रजाति संरक्षण आयोग है, ये एक वैश्विक नेटवर्क है। इसका उद्देश्य होता है जैव विविधता की रक्षा करना और संकटग्रस्त प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना। और IUCN के बारे में तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। IUCN का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। स्थापना होती है 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लेन स्विट्जरलैंड। आपको याद है IUCN हैरी मैसेल पुरस्कार देता है, और इस बार दिया गया था बिप्लब कुमार तालुकदार को, जो कि असम के हैं। IUCN ने रेड डेटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया था? पश्चिमी घाट को, वेस्टर्न घाट्स को। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अब ये हमारा अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज कराऊंगा यहाँ पे। जैसे अभी आपको याद है RPF की पहली महिला प्रमुख बनी थी सोनाली मिश्रा। LIC के MD CEO R दुर्रेस्वामी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता। इरडाई के नए अध्यक्ष अजय सेठ। संसद TV के CEO उत्पल कुमार। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय सिंघल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर A राजराजन। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO संजोग गुप्ता बने थे इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला MD CEO प्रिया नायर। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता। गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू।
हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर आशिम कुमार घोष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अभिजात शेठ, क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था एस राधा चौहान को। ठीक है, 14 नियुक्तियां हमने यहाँ पे रिवाइज की, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर को। तो हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? परिवारों के लिए सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करके सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य गरीबी में रहने वाले लोगों और व्यापक समाज के बीच समझ और संवाद को बढ़ावा देना। और 1987 में पेरिस, फ्रांस में पहली बार ये दिन मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। अच्छा, अक्टूबर के अभी तक के सारे डेज तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ही सही, लेकिन यहाँ पे गरीबी से 2-3 प्रश्न मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। पहले तो ये याद रखना कि 3 तरह की समिति आपने सुनने को मिलेगी। एक तो है सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति, और इन तीनों का संबंध गरीबी से है। एक वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 आया था, उसके अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश टॉप पर था? इंडिया। किसके अनुसार? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार। और गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमने देखा ही सही 17 अक्टूबर को। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो पहला वाला गोल है वो यही कहता है, नो पॉवर्टी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना ये राजस्थान ने शुरू की थी। चलो डेज रिवाइज कराता हूँ आपको। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और वर्ल्ड टीचर डे। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को था। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, नेशनल पोस्टल डे भी था। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्व पक्षी प्रवासी दिवस भी था, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे बोलेंगे। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे और विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे भी था। और आज हमने देखा 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया ये। ठीक है, तो ये अक्टूबर के अभी तक के डेज हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, या ऐसे ही बोलेंगे राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी, इसका खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मणिपुर ने। तो हम बात कर रहे हैं सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की। इस बार ये इसका 30वां संस्करण था। 4 सितंबर को शुरू हुआ, 15 अक्टूबर तक चला। और इस चैंपियनशिप को राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको जीता किसने? मणिपुर ने जीत लिया है 24वीं बार। किसे हराया? अभी पश्चिम बंगाल को हराया। इसको ऑर्गेनाइज करता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था 2024 में, उसको भी जीत लिया मणिपुर ने ही। और इस बार भी मणिपुर विजेता रहा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, इसकी स्थापना होती है 23 जून 1937। भारत में फुटबॉल के लिए गवर्निंग बॉडी है ये। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको दिल्ली में, और इसके प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे। वैसे फुटबॉल से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ये याद रख लो, अभी जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, अब कब होगा? 2027 में होगा। कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। और उसी तरह से फीफा मेंस वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो अभी ये 2026 में होगा, 3 देशों में, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। वैसे कुछ और फुटबॉल के प्रश्न मैं आपको, फुटबॉल से संबंधित प्रश्न रिवाइज कराऊं तो हमारी एक फुटबॉल प्लेयर थी, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर थी ये अदिति चौहान, इन्होंने संन्यास ले लिया। 14वां यूईएफए वुमेन्स यूरो कप 2025 स्विट्जरलैंड के बासेल में हुआ था, इंग्लैंड ने जीत लिया, स्पेन को हराया। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025-26, जिसे जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, पंजाब में हुआ था, मणिपुर ने जीता, पश्चिम बंगाल को हराया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने खालिद चमील। 10वां कोपा अमेरिका फेमेनिना, महिलाओं का कोपा अमेरिका, जो इक्वेडोर में हुआ था, ब्राजील ने जीत लिया कोलंबिया को हरा के। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहाँ पर शुरू हुई? हैदराबाद के गाचीबोली स्टेडियम में। यूईएफए सुपर कप 2025 ये कहाँ हुआ? इटली में, पेरिस सेंट जर्मेन ने जीत लिया टॉटेनहम हॉटस्पर को हरा करके। पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने मोहम्मद सलाह, मिस्र से हैं।
और अभी डूरंड कप 2025 का 134वां संस्करण हुआ था और इसको किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया डायमंड हार्बर को हरा करके। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा मिशेल रेंड्रिया निरेना। आपको बता दूं, नेपाल की तरह ही मेडागास्कर में भी जेंजी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और विरोध का जो कारण है वो देश में बिजली और पानी की कमी हो गई, बेरोजगारी हो गई, आर्थिक संकट हो गया। बाकी सारे मुद्दे फिर धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रदर्शन शुरू हुआ था वो देश में बिजली और पानी की कमी को लेकर के शुरू हुआ था। और अभी तक इस विरोध प्रदर्शन में कहा जा रहा है कम से कम 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। और अभी मेडागास्कर आर्मी ने लोगों के साथ मिलकर के तख्ता पलट कर दिया और उसके बाद अभी माइकल रेंड्रियो नेरेना को यहाँ का नया इंतरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है। उन्होंने एंड्री राजोलिना को रिप्लेस किया है और अभी कुछ दिन पहले ही आर्मी जनरल रूफिन जाफी सांबू को मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। ठीक है, मेडागास्कर एक बार मैप में देखो, ये रहा मेडागास्कर। इंडियन ओशियन में आप देखोगे एक आइलैंड देश है ये और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और अफ्रीका के साउथ ईस्ट में स्थित है, जिसकी कैपिटल होती है एंटानानारियो और करेंसी होती है मलागासी एरियारी। चलो एक बार फिर से अभी लेटेस्ट जिन भी देशों में नए प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बने वो रिवाइज कराता हूँ। लगभग 17 देश देखेंगे। नेपाल के भी पहली महिला प्रधानमंत्री इंतरिम बनी थी कौन? सुशीला कार्की। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री बने जोनास गहर। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चारनविराकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर। रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर डेन। सूडान के प्रधानमंत्री कामेल दरेस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी। यमन देश के प्रधानमंत्री सलीम साले बिन ब्रेक। सर्बिया के प्रधानमंत्री ड्यूरो मैक्यूट। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति डैनियल नोबोवा। ट्यूनिशिया के नए प्रधानमंत्री सारा जाफरानी बनी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा हिंदुस्तान शिपयार्ड को। तो अभी हिंदुस्तान शिपयार्ड को सरकार ने मिनी रत्न का दर्जा दिया है। इससे पहले हिंदुस्तान शिपयार्ड सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, पर अब इसे मिनी रत्न का स्टेटस मिल गया है। आपको पता है भारत सरकार जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है उनको 3 कैटेगरीज में स्टेटस देती है, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। हर कैटेगरी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो हम डेप्थ में जाकर के नहीं बात कर रहे हैं, बस इतना सा ध्यान रख लो। सबसे ऊपर महारत्न होती है, फिर नवरत्न होती है, फिर मिनी रत्न होती है। तो अभी हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। और आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था महारत्न कंपनी अभी लेटेस्ट बनी थी 14वें नंबर की कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और हमारे पास 26 नवरत्न कंपनियां हैं, 14 महारत्न कंपनियां हो गई। हिंदुस्तान शिपयार्ड की बात करें, स्थापना होती है 1941 में और इसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हो गया। ये शिप बनाने का काम करती है। ठीक है, मिनी रत्न का दर्जा मिल गया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में गोमती पुनर्जीवन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने गोमती रिजुविनेशन यानी कि पुनर्जीवन मिशन को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है गोमती नदी में जाने वाले 95% अर्बन सीवेज को मैनेज करना। इस मिशन के तहत पूरे गोमती बेसिन को कवर किया जाएगा। तो इसके लिए नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे ताकि गोमती रिवर में जो अनट्रीटेड जो सीवेज वाटर है वो न जा पाए। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत गोमती टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो कि इस मिशन को मैनेज करेगी। गोमती नदी की बात करें, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। इसका ओरिजिन उद्गम की बात करें तो गोमत ताल पीलीभीत उत्तर प्रदेश में इसका उद्गम आपको देखने को मिलेगा। इसकी टोटल लंबाई है 960 किलोमीटर और ये कैथी विलेज में गंगा में जाकर के मिल जाती है और ये उत्तर प्रदेश की सबसे पॉल्यूटेड नदियों में से एक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा
तो दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करवा देते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 102। बाकी अगले में पूछे कि भारत और किस देश के बीच अभी INROKN नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया था हमने, तो साउथ कोरिया के साथ। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टॉलन कल्चरल ऑब्जेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यूनेस्को। और भारत को 7वीं बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य कब से कब तक की अवधि के लिए अभी चुना गया है, 2026 से 2028 तक। गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया मसाकी काशिवारा को। एक बुक आई है रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड, इस बुक को किसने लिखा, हमारे जो दूसरे नंबर के CDS है अनिल चौहान ने। पहली DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या ये कहाँ पर दर्ज की गई, कर्नाटक। केंद्रीय रेल मंत्री ने अभी 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया, नई दिल्ली। और आखिरी प्रश्न था, वन रक्षक परियोजना को 25 वर्ष पूरे हो गए, ये परियोजना कब शुरू हुई थी, 2000 में, सन 2000 में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की, उसका नाम क्या है, हिमकवच। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।